नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और अपने चुनावी सफ़र के दौरान हम पहुंचे हैं नांदेड़ में और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी। अशोक चौहान जी की सुपुत्री श्रीजया चुनाव लड़ रही हैं। नांदेड़ शहर के पड़ोस की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है भोकर, वहां से वो बीजेपी की उम्मीदवार हैं। अ, चौहान साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव जो चंद महीने पहले हुए थे, तब से लेकर अब तक आप हवा में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? ख़ास करके आपके इस इलाके में, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो है जो परफ़ॉर्मेंस उम्मीद की गई थी महायुति की ओर से, वैसा परफ़ॉर्मेंस हुआ नहीं, एक मार झेलनी पड़ी महायुति को। और अब विधानसभा चुनाव के दौरान आप क्या स्थिति में परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, परिवर्तन से भी ज़्यादा परिवर्तन निश्चित तौर पर है, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड इश्यूज़ आम आदमी के हैं, राज्य के किसानों के हैं, युवा वर्ग का है, महिलाओं के है। तो स्वाभाविक है, फोकस एक अलग हो जाता है जब स्टेट का चुनाव आता है। पर लोकसभा और इस चुनाव में बहुत अंतर है। लोग बहुत सी बातें तो कैंडिडेट के इमेज, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस, कैंडिडेट से भी जुड़ी हुई रहती है। तो लोग ज़रूरी नहीं कि जब पार्टी को वोट देते हैं तो पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट को भी नापते हैं, उसका भी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी हो जाती है कि पार्टी की छवि, पार्टी का काम और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस, ये दोनों मिलाकर ही स्थिति जो पॉजिटिव या नेगेटिव बनती है, उसका प्रमुख कारण ये भी है। तो मैं समझता हूँ लोकसभा और आज के चुनाव में बहुत अंतर है। मैं खुद ये महसूस कर सकता हूँ 2019 में जब मैं लोकसभा लड़ा था कि 19 में लोकसभा में लोग मोदी जी को चाहते थे। तो स्वाभाविक है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेरे को लाखों से लीड मिलती थी, बहुत कम लीड मिली और लोकसभा चुनाव 2019 में मैं हार गया था, कांग्रेस से हार गया था। पर उसी के बाद 4 महीने के बाद में जब चुनाव आया विधानसभा विधानसभा के। का, जी। तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से चुन कर आया। तो ये एक कंट्रास्ट है जहाँ पर लोग अलग-अलग पैटर्न सोचते हैं, लोगों का सोचने का ज़रिया अलग है। तो दे वांट मी बट दे हैव सम चॉइस रिगार्डिंग परफॉर्मेंस नहीं, आल्सो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों चुनाव में कई मुद्दों में फ़र्क होता है, लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि दोनों चुनावों में देखे जा रहे हैं। जैसे कि मराठा आरक्षण का मुद्दा है, मराठाओं की नाराज़गी का नुकसान जो है महायुति को झेलना पड़ा था। और अभी भी आपको लगता नहीं कि वो मराठा फैक्टर रेलेवेंट है? आप अलग-अलग इलाकों में घूम रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। नहीं, मैंने ये महसूस किया कि लोकसभा के वक्त उसकी तीव्रता निश्चित तौर पर ज़्यादा थी। आज उतनी तीव्रता नहीं है और उसका एक कारण ये है कि सरकार ने भी जो फैसले लिए हैं वो लोगों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा था। हम जहां भी जाते हैं तो पहले मैं खुद ये इशू उठाता हूं कि मराठा आरक्षण में सरकार ने 10% रिजर्वेशन घोषित किया। सिर्फ घोषित ही नहीं किया, उसका अमल भी किया है। जहां जॉब्स है सरकार के, वो जॉब्स के ज़रिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और अन्य डिपार्टमेंट्स जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट हुआ है, उस रिक्रूटमेंट के ज़रिए लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक राहत मिली है मराठा समाज को। तो एक ये सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद में सर्टिफिकेट जहाँ पर कुंडवी का उनका पुराना ये रिकॉर्ड पाया गया, उनको ओबीसी के सर्टिफिकेट दिए गए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि मराठवाड़े में है। तो केसेस कहीं पर जहाँ नॉमिनल केसेस थे, एजिटेशन के पॉलिटिकल केसेस थे, वो विड्रॉ हो चुके हैं। आई थिंक ये लोगों को सारथी से कर्जा मिल रहा है पढ़ने के लिए, मेरिट में आने के लिए। मैंने समझा है कि रिजर्वेशन से जॉब्स मिलते हैं इमीडिएटली, ये आपकी गलत फहमी है। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, मराठा हो, बीजेएनटी हो, सभी के लिए पढ़ना तो अनिवार्य है, मेरिट में आना अनिवार्य है। और मेरिट में आने के बाद में फिर आपका नंबर उस मेरिट में जो कोटा रखा है 10%, उसमें आपका लग सकता है। वहाँ होता नहीं तो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, दोनों में से एक चॉइस कोई भी आप ले सकते हैं। जो मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो ये 10% ईडब्ल्यूएस दिया था, उसका भी बेनिफिट निश्चित तौर पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जब हम समझा के लोगों तक पहुंचाते हैं तो पीपल आर क्वाइट हैप्पी कि नहीं ये हुआ है। क्योंकि ये बातें नीचे तक जाती नहीं है, समझाई जाती नहीं है। एंड देन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या लोगों में जो ये होता है कि नहीं मिला है, उसको सच्चाई बताना ज़रूरी है और सच्चाई बताने के बाद में काफ़ी हद तक परिवर्तन होता है। चौहान साहब, आपने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के साथ में कांग्रेस में रहकर राजनीति की, आप कांग्रेस के परिवेश में पले-बढ़े, परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। क्या आप
इन महीनों में अपने आप को बीजेपी की संस्कृति के साथ में ढाल पाए हैं क्या? अब चूंकि कांग्रेस में थे तो कांग्रेस सेकुलरवाद की बात करती है, लेकिन इन चुनावों में हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने फिर से एक बार जो है धर्म का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा जो है महाराष्ट्र में गूंज रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं? देखिए, मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूँ। मैं ज़रूर सेक्युलर हूँ और ये मैं कहना चाहूँगा, आई एम ए सेक्युलर पर्सन। मेरी जो बचपन से आज तक ज़िंदगी गई गई है, मैंने सबको साथ लेकर चला है। आप बीजेपी में रहकर ये कह रहे हैं कि मैं सेकुलर हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सेक्युलर हिंदू हूँ ना, ऐसा है। मैंने कभी मेरे हिंदुत्व से अलग नहीं किया है, क्योंकि आई एम हिंदू बाय बर्थ। हम पूजा अर्चा करते हैं, भगवान में मानते हैं, और उसी के साथ हम सेक्युलर भी है, ताकि सबके बारे में हमने किसी के बारे में नफ़रत नहीं की है, किसी के बारे में हमने जातीय तौर पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुख्य धारा है वो सेक्युलरिज्म की धारा है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और संविधान को लेकर ही हम अपना काम आज तक करते आ रहे हैं। तो आई डोंट फील दैट आई एम लेफ्ट आउट और मैं बीजेपी में अलग से हो गया, ऐसा नहीं है। बीजेपी में ये विचारधारा ज़रूर है कि हम हिंदू है पर हम सेक्युलर भी है। चौहान साहब, ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा? आप इसके पहले भी हालांकि बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप हमें इस पर रोशनी डाल सकें, ये बता सकें कि एक ऐसी पार्टी जो कि आप पर आरोप लगाते रही भ्रष्टाचार के, आदर्श स्कैम बार बार जो है प्रधानमंत्री तक आपको टारगेट करते रहे, आप उसी पार्टी के साथ में शामिल हो गए, और कांग्रेस में स्थिति इतनी आपके लिए जो है बदतर क्यों नजर आई कि आपको लगा कि अब इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, और जो लोग मेरे दुश्मन थे, जो लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, मुझे उनके साथ जाना चाहिए? देखिए, सवाल ये है कि कोई स्कैम था ही नहीं। पहली बात तो ये है कि स्कैम पार्टी के अंदरूनी जो लोग थे उनके ज़रिए मुझे टारगेट किया गया था, ये तो स्पष्ट तौर पर है। कुछ लोग उसमें से दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके बारे में नाम लेकर कहना उचित नहीं है। पर मैंने बिला वजह मेरे करियर को तकलीफ़ देने का काम 14 साल होते रहा। करने की भी एक मर्यादा होती है। मैंने पार्टी के लिए, जब तक मैं पार्टी में था तब तक मैंने पार्टी के लिए काम किया है। आई हैव गिवन रिजल्ट, आई हैव गिवन परफॉर्मेंसेस। तो आपके रिजल्ट की, आपकी परफॉर्मेंस की कहीं वैल्यू नहीं होती है, या आपके बाद देखो ऐसा है कि दिस इज़ अ ह्यूमन एंगल। हम जब पार्टी में कार्यकर्ता करके काम करते हैं तो हमारी एक सीनियर नेता है या बाकी पार्टी वर्कर है, वो अपने करियर के बारे में भी कुछ सोचता है, और पार्टी अपने बारे में कुछ सोच रही है। इतना ही मैसेज है उसके लिए, बहुत सारी बात है, क्योंकि हर आदमी का करियर जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है इसका अभाव कांग्रेस में नज़र आया मुझे। मैं जो पार्टी छोड़ के गया उसके बारे में टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, बिकॉज दैट चैप्टर इज़ ओवर फॉर मी नाउ। तो सवाल ये है कि आई थॉट बीजेपी एक बड़ा कैनवस है, नेशनल लेवल की पार्टी है। मोदी जी जैसे एक महान नेता राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर काम करते हैं, एक विजन है। आई थॉट चेंज ओवर करना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें राजनीति में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 50 इयर्स इन पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में कभी एक कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन पे भूमिका व्यक्त नहीं कर सकता है। सिचुएशन चेंज होते रहती है कोई भी पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो मैंने चुनाव एक्सपीरियंस काफ़ी लिया है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बस मैंने जितना कहा उतना ही काफ़ी है। एंड बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, और बेवजह तकलीफ़ें हुई थी। तो ठीक है, लेट अस नॉट टॉक ऑन दोज इश्यूज नाउ। वो चैप्टर ख़त्म हो गया और अब मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि जहाँ मैं हूँ आई एम गेटिंग गुड पोजिशन ही नहीं, बिकॉज इस उम्र में जब आई हैव स्पेंड अराउंड 50 ईयर्स इन राजनीति में मेरे गए हैं, तो मुझे कोई इसका दुख नहीं है। ठीक है, अभी आलोचना फेस करनी पड़ती है, क्रिटिसिज्म होता है, कुछ साथी छोड़ के जाते हैं, तो ठीक है, पॉलिटिक्स में होते रहता है। नथिंग न्यू फॉर मी, आई हैव टेकन लाइफ एज इट इज़, एंड आगे बढ़ेंगे। चौहान साहब, सृजया की बात करते हैं। सृजया पहली बार चुनाव लड़ रही है। ये बताइए कि वो राजनीति में आने की उसकी अपनी इच्छा थी, वो तो वकालत कर रही थी, उसकी अपनी इच्छा थी, या आपने उसको कहा कि राजनीति में उसको अपना करियर बनाना चाहिए और आपके कहने पर उसने ये फैसला लिया? उसका अपना इंटरेस्ट रहा है क्या राजनीति में? हालांकि वो राजनीतिक परिवार से है, तो अ, जो बचपन से ही उसने देखा राजनीतिक इंटरेक्शंस वगैरह, उस तरह से वो पली बढ़ी, लेकिन आने का फैसला किसका?
नहीं देखिए, हमारे फैमिली में जब भी मैं पॉलिटिक्स में आया तब यही सवाल मुझसे पूछा गया था। मेरे पिताजी देश के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपनी एक अलग छवि थी उनकी। जब मैं उनके बाद में पॉलिटिक्स में आया, पहले लोकसभा लड़ा, यहीं से चुनकर गया मैं, तो मेरा फैसला मैंने खुद लिया था। राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे उस वक्त पार्टी में काम करने का मौका दिया, पार्टी में यूथ कांग्रेस में काम किया। उसके बाद में जब चौहान साहब यहाँ मुख्यमंत्री बनकर आए तो मैं उनकी जगह जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें मैंने कॉन्टेस्ट किया था। मैं आई सक्सीडेड दैट इन दैट इलेक्शन। तो शुरुआत वहीं से हुई और ये मेरा खुद का फैसला था। राजनीति में देखिए, बच्चे जो होते हैं राजनीतिक परिवार में, वो बैकएंड में अपने परिवार का काम करते रहते हैं, पर आखिरी में परिवार से कोई आता है, हाँ ये इशू रेलेवेंस नहीं रखता है, परिवारवाद की वहाँ पर शिकायतें करते हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी आप जिस पार्टी में है वही कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी। और अब जब तक ऐसा है कि देश में आप कोई भी पार्टी ऐसे नहीं बची जहाँ परिवार से कोई व्यक्ति आगे टेक ओवर नहीं किया है या आगे उसमें, सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या आप लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं क्या? जब लोगों की एक्सेप्टेंस है देन नॉट इज रॉन्ग, यू आर इक्वली क्वालिफाइड टू। ये किसी का कोई रिश्ता होना, किसी से कोई संबंध होना, ये मैं तो समझता हूँ क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए और डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। जब तक आप राजनीति में आना चाहते हो, सोशल लाइफ में आना चाहते हो, लोगों की एक्सेप्टेंस है तो बुरा क्या है? तो आई थॉट सीजिया ने खुद का फैसला लिया है, पढ़ी लिखी है, मुंबई से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्वालिफिकेशन है, लोगों से संबंध है, जाने पहचानी फिगर है। आई थिंक दैट उसका एक्सेप्टेंस लोगों में निश्चित तौर पर है और एक लीगेसी भी है ना, बैकग्राउंड भी है, तो नेचुरली गलत क्या है इसमें? धन्यवाद चौहान साहब इस बातचीत के लिए। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, नांदेड़।